जय हिंद दोस्तों। मैं जैकब अकादमी से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र हम लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी को टारगेट करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, सारे सब्जेक्टों के लगभग। तो आज मैं आपके सामने साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जिसमें बायोलॉजी मुख्य रूप से है। तो आज के क्वेश्चन में देखेंगे एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के द्वारा पूछे गए सारे एग्जामों के क्वेश्चंस हैं। इसको अगर आप देख लेते हैं तो आपको निराशा नहीं होगी, आप बेहतर करके आएंगे। तो आइए देखते हैं, समय न गवाते हुए। थोड़ा तेज चलने का प्रयास करूंगा क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है। तो आपके समय की कीमत हमें पता है कि आप लोगों को भले कंटेंट कितना हो बेहतर दे दी जाए, लेकिन अगर वह 1 घंटे से ऊपर का हो जाता है तो आप लोग देखने में थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं साथी। चलें, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे होंगे, स्क्रीन पे है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों से छत्रक किससे संबंधित है। छत्रक एक प्रकार का, जैसे कह सकते हैं कि जो है कि एक कह सकते हैं जैसे काई वही ये सब नहीं लगती है, वैसे ही होते हैं। तो जैसे कि सवाल ववाल में भी कई प्रकार के होते हैं ना, तो ये छत्रक किन्हें कहा जाता है बताइए। ये उसी ग्रुप के हैं, मैं नाम ले लूँगा तो आप जान जाएंगे। बताइए सवाल, फर्न, लाइकेन या कवक। तो कौन होते हैं? कवक होते हैं छत्रक। ठीक है, आगे चलते हैं। इष्ट एक है, इष्ट क्या है? ब्रायोफेटा, कवक, शैवाल, जीवाणु। तो इष्ट भी क्या है? एक कवक है। आगे चलते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य हैं? शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, कवक और मांस। बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि ये शैवाल और कवक के क्या हैं? सहजीवी हैं। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? शैवाल, कवक, फर्न, लाइकेन। तो आप लोग जानते हैं कि लाइकेन। जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है, कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों को पहचानना, समरूपता तथा संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों के क्रम में रखना, जीवों के विकासीय परिवर्तन को दर्शाना, या भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम को दर्शाना। बताइए वर्गीकरण का क्या तात्पर्य है। तो आप लोग जानते हैं कि भिन्न भिन्न जीवों को क्या करते हैं? भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम को जो दर्शाया जाता है वही क्या कहलाता है? जीवों का वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण विज्ञान, टेक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? बताइए। कैरोलस, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, विटेकर। बताइए। तो आप लोग जानते हैं किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। किसको कहा जाता है साथी? कैरोलस लीनियस को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है, तो क्या है बताइए? जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है द्विनाम पद्धति, बहुनाम पद्धति, संघ पद्धति या वर्ग पद्धति। बताइए क्या है? द्विनाम पद्धति। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है द्विनाम पद्धति। जैसे एक नाम अलग होता है और एक वैज्ञानिक नाम होता है, नहीं होता है साइंटिफिक नाम। जैसे मटर को क्या कहा जाता है? पाइसम सटाइवम उसका साइंटिफिक नेम है। ऐसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? मटर कहते हैं। तो बस वही बात है। आगे चलते हैं। कवकों का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ के रूप में, अल्कोहल के रूप में, ब्रेड बनाने में, उपयोग सभी में। बताइए साथी, बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ लीजिए, बहुत सही क्वेश्चन है। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, पूरे क्वेश्चन जो है ना मित्र, कहीं भी एनसीईआरटी की बुक लेके देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस उसी एनसीईआरटी के बुक के हैं, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बुक के। और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी के जो दिए गए क्वेश्चंस होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके हर एग्ज़ाम के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए मित्र, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए साथी आइए कलर चेंज कर दें।
बताइए कोको का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ के रूप में, अल्कोहल निर्माण में, ब्रेड बनाने में, उपयुक्त सभी में। आप बताइए क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं। आइए देखते हैं। तो किसमें? उपयुक्त सभी में होता है। किसमें होता है? उपयुक्त सभी में। ठीक है मित्र, अब आगे आते हैं। निम्न में से कौन कीटभक्षी पादप नहीं है? तो ब्लैडर वोट, वटर वोट, घटपर्णी, हार्नवर्ट। तो कीटभक्षी जो पादप नहीं है वो हार्नवर्ट है। ठीक है, हार्नवर्ट। ठीक है, इसको याद रखिए। जो पहले का पढ़े हैं ना वो बहुत पूछ चुका है, तो इसीलिए कुछ अलग पूछेगा, इसलिए इसको याद रखिए। आते हैं। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है वंश, कुल, संघ, जाति। बताइए क्या है सबसे छोटी इकाई? तो आप लोग जानते हैं क्या है? जाति है। ठीक है, कम्युनिटी। आगे चलते, आगे चलें, आगे आते हैं। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था कैरोलस लिनियस, हेकल, कोपलैंड, व्हिटेकर। बताइए। तो 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका क्या नाम था? व्हिटेकर थे। आगे आते हैं। जंतु एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? बताइए। वार्गिकी, पदानुक्रम, अनुवांशिकी, आकृति विज्ञान। बताइए। अभी बात हुई थी आगे शुरू में ही, क्या इसको कहा जाता है? टेक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है अमित? टेक्सोनॉमी। अगर इंग्लिश में आ जाए तो टेक्सोनॉमी, ऐसे क्या कहते हैं? वार्गिकी, वर्गीकी। ठीक है, ठीक है साथी। चलिए, शाबाश शाबाश मेरे बच्चों। कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? बताइए। 5 जगत में जो बांटा गया तो उसमें मोनेरा जगत रखा गया, कवक रखा गया, एनिमिलिया रखा गया, प्लांटी रखा गया, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं को रखा गया। ठीक है, तो ये 5 जगत का जो वर्गीकरण था उसमें एक मोनेरा भी था। मोनेरा के अंतर्गत कौन से इसमें पूछ रहा है कि जीव शामिल नहीं होता है मोनेरा जगत के अंदर? ठीक है, तो बताइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का। अगेन एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप लोग जानते हैं कि जीवाणु आएगा, नीलहरित शैवाल आएगा, माइकोप्लाज्मा भी आएगा, लेकिन कवक नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत ही पुरानी कोशिकाओं से मिले हैं। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, मोनेरा, या इसमें से कोई नहीं? चलिए बताइए। इनमें से कोई नहीं, विषाणु को शामिल नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का। ऊपर और कर देते हैं, जानते हैं मिलान वाला है। चलिए। एस्केरिस स्तनधारी, मलेरिया परजीवी, आर्थ्रोपोडा, घरेलू मक्खी, नीमेटोडा, गाय, प्रोटोजोआ। बताइए इसमें कौन किससे संबंधित है? तो आप लोग गाय जानते हैं क्या? स्तनधारी है। तो डी का देख लीजिए पहला कौन है। डी में इसमें पहला है, डी में इसमें पहला है, तो ये दोनों तो कट गए। ऐसे ही आपको करना है, ये नहीं कि सारे में घुसे पड़े रहे। मलेरिया परजीवी को क्या कहते हैं? घरेलू मक्खी क्या है? नीमेटोडा। मलेरिया परजीवी आर्थ्रोपोडा। देखिए एस्केरिस, एस्केरिस क्या है मित्र? एस्केरिस क्या है बताइए? एस्केरिस क्या है? तो एस्केरिस मुझे लगता है जो है यह प्रोटोजोआ है। बात तो वही हो रही थी ना कि इसमें प्रोटोजोआ। तो देखिए मलेरिया परजीवी और घरेलू मक्खी ये दोनों तो जीव वाले हो गए ना, तो इसमें या तो प्रोडा में या तो नीमेटोडा में आएंगे। तो आप लोग जानते हैं, तो एस्केरिस क्या आ गया? प्रोटोजोआ। गाय क्या हो गई? स्तनधारी हो गई। अब क्या हो गया? घरेलू मक्खी जो आती है आर्थ्रोपोडा में आती है, और जो मलेरिया परजीवी होता है नीमेटोडा में आता है। तो इससे कौन बन रहा है? देखिए 3 4 3 4 2 1, 3 4 2 1। देखिए यही उसी में है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए ऐसे मिलाने वाले बहुत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडना, सेही, व्हेल, कंगारू। तो आप लोग जानते हैं कि व्हेल स्तनधारी है, कंगारू भी स्तनधारी है, बच्चा देता है। सेही मतलब शाही, नाम सुने जिसपे शरीर पे पूरा कांटा होता है ऐसे ऐसे, उसको कोई जानवर जल्दी से मार नहीं पाता, उसके पूरे शरीर पे कांटा होता है। तो सेही वही है, चाहे शाही उसी को कहते हैं। एकिडना,
एकिडना। तो देखिए आप अगर थोड़ा सा भी जानते हैं चीज़ों को तो आप ढूंढ लेंगे मित्र, तो वो एकिडना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकिडना। ये सबसे अलग था इसलिए मैंने इसको ढूंढ लिया। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। देखिए इसमें दिया है कि कौन किससे संबंधित, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, ठीक है। आइए, मगरमच्छ किस में आता है? सरीसृप में। मेढक उभयचर में। बाघ सरीसृप में। तो इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है मित्र। देखिए कमाल क्वेश्चन, देखिए एकदम बौरा जाएंगे आप, सोचेंगे कि अरे ये तो आ गया, मिलाने वाला सब आसान है, मगरमच्छ सरीसृप है, बाघ सरीसृप है, मेढक उभयचर लगा देते हैं, हो गया। नहीं, तो गलत हो जाएगा ना। ये क्या कह रहा है कि युग्म सही नहीं है, इसमें से तीनों में से मिलान दिया गया ऑलरेडी और उसमें पूछ रहा है सही नहीं है। तो आप जानते हैं कि मगरमच्छ सरीसृप है, बिल्कुल सही रेप्टाइल्स। मेढक उभयचर है, एम्फीबियंस में आते हैं, सही है। बाघ जो है सरीसृप है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बाघ नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। आगे आता है, निम्न में से कौन सा कीट है, कीट मतलब इंसेक्ट है? तो तारा मछली, आरा मछली, टूना मछली, सिल्वर मछली, बताइए। तो जो सिल्वर मछली है इसको इंसेक्ट में गिना जाता है, कीट में, ठीक है। जीवों के किस संघ में श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कार्डेटा, इकिनोडर्मेटा, बताइए। अभी हमने आर्थ्रोपोडा और क्या बोलते हैं उसमें किए ना हम लोग, तो इसमें देख लिया आर्थ्रोपोडा तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमको लग रहा है कि घरेलू मक्खी आ रही थी, तो कहाँ गलफड़ों सांस लेती है। मोलस्का, कार्डेटा और इकिनोडर्मेटा, बताइए इन तीनों में से कौन है? तो मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं वो गलफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। आगे चलते हैं। कवकों के विषय में असत्य कथन है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जीवित अथवा मित्र कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है। कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ईस्ट एवं मशरूम कवक के उदाहरण है। बताइए इसमें से कौन सा सही है? चलिए मित्र बताइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है? कवक अपना भोजन स्वयं ना बना के, या क्या होते हैं? परजीवी होते हैं मित्र, ठीक है, किसी दूसरे पे निर्भर होते हैं। और बाकी सही है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी करा था। कवक उन स्थानों पर जहाँ जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है। ईस्ट एवं मशरूम कवक के उदाहरण है, बिल्कुल सही। आइए, निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? 21 का, बताइए। वेल, चमगादड़, नेवला? नहीं, ये सब सारे स्तनधारी ये सब बच्चे पैदा करते हैं, क्या बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। प्लेटिपस जो है ऐसा जानवर जो क्या करता है? अंडे देता है, अंडे। आइए आगे चलते हैं। किस समूह में सभी द्विलिंगी जंतु हैं? द्विलिंगी, बताइए। जोंक, हाइड्रा, फीताकृमि, टोड, तारामीन। हाइड्रा मानव जोंक, एस्कैरिस हाइड्रा, फेरिटीमा। तो बताइए, तो इसमें क्या हो जाएगा? जोंक, हाइड्रा, फीताकृमि। हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है और आप लोगों को मैं चाहता हूँ कम समय में कम से कम रटवा दूँ इतना कि आप लोग जाएँ तो कुछ बहुत ही बेहतर कर पाएँ। निम्न में से कौन सबसे छोटा पक्षी है? कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी, घरेलू गौरैया। बताइए मित्र 23 का। तो आप लोग जानते हैं गुंजन पक्षी को सबसे छोटा कहा जाता है। एकदम छोटी सी आती है, एकदम नहीं, एकदम छोटी सी रहती है, पेड़ों कहीं किसी भी छोटी शाखा पे भी अपना घोंसला बना लेती है। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? कौवा, चील, तोता, चमगादड़, बताइए। तो आप लोग ये तो नाम सुन के ही जान गए होंगे। चमगादड़ स्तनधारी में आती है, मतलब किस में आती है, बताइए। निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लाटारिया है? ब्लाटारिया। झिंगुर, तिलचट्टा, तितली, मच्छर। तो बताइए, तिलचट्टा को ब्लाटारिया कहते हैं। अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? एंडोसाइटोसिस,
फैगोसाइटोसिस, साइटोसिस और एंडोसाइटोसिस या इक्लोसाइटोसिस। तो ये फैगोसाइटोसिस द्वारा अपनी भोजन प्रक्रिया करता है। आइए, साइकन या साइफा, स्पांजिला स्वच्छ जलीय स्पंज और यूस्पांजिया बाथ स्पंज किस संघ के उदाहरण हैं? सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, टीनोफोर, पेरिफेरा। तो यह पेरिफेरा संघ के क्या हैं? जीव हैं। एस्टेरियस, एकाइनस, एंटीडोन सभी किस संघ के उदाहरण हैं? बताइए इसमें कौन है? 28 का ये होता है, कौन है? इकाइनोडोर्मेटा। आगे आते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी है? स्क्विड, ऑक्टोपस, कोरल, जेलीफिश। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव, बिना कशेरुकी के बताइए तो कौन हो जाएगा? स्क्विड हो जाएगा, स्क्विड। ठीक है, देख लीजिए, स्क्विड हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर है। चलिए आगे आते हैं। अब आ जाते हैं कोशिका पे। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है, अंग है, ऊतक है, नाभि है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा आप मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए। क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा बताइए? तो यह कोशिका हो जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। बताइए सेकंड का। तो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है जो कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है। आगे चलते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे निर्मित होता है? केवल जीव कोशिका द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य से, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग से। बताइए। तो तीसरा का डी होता है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग से यह क्या होता है? निर्मित होता है जीव। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होते? मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स। तो लाल रक्त कोशिका में क्या होते हैं? नाभिक नहीं होते मित्र। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती बैग कहा जाता है? सुसाइड बैग कहा जाता है। बताइए। लाइसोसोम, राइबोसोम, डिक्टोसोम, फैगोसोम। बताइए। तो आप लोग जानते हैं कोशिका के आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? बताइए। तो आप लोग जानते हैं किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे चले। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन करता है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक। देखिए क्या लिखा है? पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इससे कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? तो फ्रेडरिक मीसर, अल्ब्रेक्ट कोसल, फोबन लेवेन, वाटसन और क्रिक। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए। फ्रेडरिक मीसर है। आगे आते हैं। क्या है क्लास में? ऐसे क्या पता चलेगा? खाली होगी तभी तो आया। तो उसमें अरे बता कहाँ पास कौन विद्यालय मिलेगा? देख लेते हैं, पता कर लेते हैं। पता कर लीजिए। देखो वही तुम्हारा मास्टर से बदले तो फिर आप पता करिए। हाँ है देखिए आगे देखिए। सॉरी मित्र, थोड़ा सा कुछ काम आ गया था इसलिए आपको इतना इंतजार करना पड़ा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसको क्या कहते हैं? माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज, विषाणु, जीवाणु। बताइए ना इनका। तो इसमें क्या हो जाता है? माइक्रोप्लाज्मा। आइए तेज चलते हैं।
यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? फास्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन से, फास्फोलिपोप्रोटीन से या फास्फोप्रोटीन से? बताइए। तो फास्फोलिपोप्रोटीन से, ठीक है, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा? तो वान माल ने, हक्सले ने, लैमार्क ने या डार्विन ने? तो हक्सले ने, ठीक है। आगे आते हैं। लाइसोसोम्स हैं पाचन केंद्र, श्वसन केंद्र, मल विसर्जन केंद्र, ऊर्जा केंद्र। बताइए क्या है? तो ये क्या है? पाचन केंद्र है। आगे आते हैं। पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकाओं को जो जंतु कोशिका में नहीं होते कहलाते हैं? हरितलवक कोशिका भित्ति, केंद्रक कोशिका कला। बताइए। तो हरितलवक। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन एवं लिपिड से। प्रोटीन, लिपिड एवं कम मात्रा में डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं सेल्यूलोज। बताइए। तो प्रोटीन और लिपिड से कोशिका झिल्ली बनी होती है, ठीक है। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव कोशिका सिद्धांत को पालन नहीं करते? जीवाणु, विषाणु, जलीय जीव या पादप? तो आप लोग जानते हैं कि विषाणु। आगे चल। निम्नलिखित वर्गों को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। देख ले। सबसे बड़ी पादप कोशिका कैलेपोटैक्सिया, मतलब ये दिया है। पुष्पों में सबसे छोटी कोशिका, मानव की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका। तो पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु जिसे कहते हैं, ठीक। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। देख लीजिए, पहले देखते हैं बी और डी पे कौन मिल रहा है। बी और डी, बी और डी। बी का क्या था? 4 था ना? नहीं, बी का चौथा था और डी का तीसरा था। बी का चौथा, डी का तीसरा है। तो देखिए एक ही में मिल रहा है। किस में मिल रहा है? सिर्फ सी वाले में। देखें, मिल गया। 2 भी पता रहेगा आपको तो लगा लेंगे। तो बाकी क्या हो जाते हैं? सबसे बड़ी पादप कोशिका क्या हो जाएगी? आ जाएगी। सबसे बड़ी पादप कोशिका हो जाएगी कालेर्पो टैक्सीफोलिया, ठीक है। अब मानव की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका हो जाती है। सब पुरुषों की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म हो जाता है, शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका हो जाती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, ठीक है। तो उसका क्या बन रहा है? 1 1 4 2 3, यही बन रहा है ना? 1 4 2 3। देखिए किस में है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में 1 4 2 3। आइए आगे लीजिए, फिर उसको मिलाप वाला है। निम्नलिखित जीवों की कोशिका भित्ति एवं उसके निर्माणकर्ता पदार्थ के आधार पर वर्गों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन करें। आइए सही विकल्प का देखते हैं। सही विकल्प का चयन देखिए। रुक जा भाई, कहाँ भाग रहा है? तो इसमें देखते हैं। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ये तो आप लोग बहुत ही आसान है, समझ सकते हैं। जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टोग्लाइकन की। ये भी सही है। शैवाल कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अच्छा पहले देखते हैं। बी का 2 और ए का 4। ए का 4, बी का 2। किसमें है? किसी में नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देख लीजिए। बाकी सी का 3 हो जाएगा। शैवाल कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन की होती है और कवक कोशिका भित्ति ग्लूकोसेमिन की होती है। चलिए आगे चलते हैं। कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे? एमजे स्लाइडर और रॉबर्ट हुक, थियोडोर स्वान एवं विर्चो। एमजे स्लाइडर एवं थियोडोर स्वान, रॉबर्ट हुक एवं पुरकिंजे। बताइए 18 का सी। एमजे स्लाइडर एवं थियोडोर स्वान। कौन? एमजे स्लाइडर एवं थियोडोर स्वान। आइए आगे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। चलिए
अब किसकी खोज किसने की है ये दिया हुआ है, ठीक है मित्र। तो किसकी खोज किसने की है, तो आइए देखते हैं। केंद्रक की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। जीवद्रव की खोज किसने किया, तो डुजार्डिन ने। फिर क्या राइबोसोम की खोज किसने किया, तो राइबोसोम की खोज पुरकिंजे ने किया है। और जीवद्रव का नामकरण G.E. पैलेड। तो इसका क्या बनता है, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर ए। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, तो आप लोग जानते हैं कि विषाणु है। कौन है, विषाणु है कोशिका सिद्धांत का अपवाद। आइए आगे चलते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो शुक्राणु है, आप लोग जानते हैं, अभी बात हुई थी। प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं यूकैरियोटिक जंतु कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। बताइए तो कौन सी हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, जीवाणु, विषाणु। बताइए, तो जानते हैं आप यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। आगे आते हैं। किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, पादपों में, मानव में, शैवालों में, जीवाणुओं में। बताइए, तो मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। आगे चलते हैं। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती हैं, अंतःद्रव्य जाल, माइटोकांड्रिया, तारकेंद्र, सेंट्रियोल, राइबोसोम्स। बताइए, तो तारकेंद्रक नहीं पाया जाता है उनमें, ठीक है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण कहा जाता है रसधानियों को, राइबोसोम को, गाल्जिकाय को, या सेंट्रोसोम को। बताइए 26 का, तो आप किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहा जाता है। आगे चले। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता, यकृत कोशिकाएं, श्वेत लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, मांसपेशी कोशिकाएं। बताइए किसमें नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी में नहीं पाया जाता, लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है, क्रोमैटिन धागों का, डीएनए का, आरएनए का, या जीन का। तो किसका है, क्रोमैटिन धागों का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा पहुंचता है, फ्लोएम ऊतक द्वारा, पैरेनकाइमा ऊतक द्वारा, जाइलम ऊतक द्वारा, या मेरिस्टेम द्वारा। बताइए, ऊतक का है ये, ऊतक है, टिश्यूज हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा, जाइलम ऊतक के द्वारा, ठीक है। आगे आते हैं। जाइलम ऊतक के द्वारा हो गया। पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, बताइए। जल का वहन, खाद्य पदार्थ का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो आप लोग अभी जस्ट ऊपर ही देखे हैं, क्या देखे हैं कि वह क्या करता है, पौधों में पानी को पहुंचाता है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। फ्लोएम आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, जल वहन के लिए। बताइए साथी, तो आहार वहन के लिए, आहार वहन के लिए, ठीक है। जो भी भोजन बनता है पत्तियों द्वारा, वो फ्लोएम ऊतक के द्वारा पूरे पौधों में सर्कुलेट किया जाता है। पौधों और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेसाइजेशन, या फोटोसिंथेसिस। बताइए चौथे का, तो आप लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है, एपिडर्मिस, नर्व फाइबर, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। बताइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है भाई, एपिडर्मिस, उम्मीद से भी अच्छा क्वेश्चन इसमें है। चलिए आइए, एपिडर्मिस। आगे आते हैं। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, बताइए। उपास्थि श्वेत तंतु, अंतरकाशी द्रव्य, लिगामेंट, टेंडन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, टेंडन।
आगे चले। ब्लड है, एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए 7 का क्या होगा? तो एक संयोजी ऊतक है। आगे चले। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? 7.4, 7.9, 6.7, 8.1। तो आप लोग जानते हैं, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, 7.4। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, पालो लैंडस्टीनर। तो बताइए किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर किए थे, कार्ल लैंडस्टीनर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। पौधों के कुछ भाग जैसे पत्ते, तने मोड़े पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। इसकी नम्रता का कारण किसकी बहुतायत की माना जाता है? मृदुतक, श्लेषोतक, दृढ़ोतक, दारू और पोषवाहक। बताइए इसका क्या होगा? मृदुतक, जो इसके ऊतक पाए जाते हैं वो बहुत मृदु होते हैं, नरम होते हैं, इसीलिए। आइए कथन पे चलते हैं। कथन ए कहता है, ए बी रुधिर समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कारण, रुधिर ए बी की लाल रुधिर कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए अन्य किसी रुधिर समूह के साथ समूहन नहीं होता है ना। सही है। तो बताइए इसमें क्या होगा? 11 का सी होगा। ये सही है, परंतु आर गलत है। इसमें एंटीबॉडीज नहीं होती, ठीक है, एंटीजन नहीं। आइए, लिगामेंट व टेंडन है, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजित तंतुमय ऊतक, कंकाल ऊतक। लिगामेंट्स बताइए क्या है? तो क्या? संयोजी तंतुमय ऊतक, संयोजी तंतुमय ऊतक। आगे आता है, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? श्वेत ग्रंथियाँ, संयोजी ऊतक, वसामय ऊतक, रोम। बताइए कौन सा है? तो 13 का क्या हो जाएगा? तो वसामय ऊतक है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए, कोशिका का, ऊतक का, मांसपेशियों का, या अस्थि एवं उपास्थि का? तो हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, टिश्यूज का। निम्नलिखित में से पादप ऊतकों का एक प्रकार नहीं है? जाइलम, सरल अस्थायी ऊतक, फ्लोएम, उपकला ऊतक। तो 15 का डी, उपकला ऊतक। पादपों की जड़ों तथा तनों के सिरों पर किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? पार्श्वी विभाज्य ऊतक, अंतविष्ट विभाज्य ऊतक, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, इसमें से कोई नहीं। बताइए कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, ठीक है। फ्लोएम का मुख्य कार्य है जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों को पौधों के संपूर्ण भाग शरीर में पहुंचाना, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना, पौधों को अस्थायित्व एवं यांत्रिक सहयोग प्रदान करना, भोजन निर्माण में सहायता करना। जस्ट मैंने पहले ही बताया था कि पत्तियों द्वारा निर्मित भोजनों को क्या करता है? पौधों के सभी स्थानों पर पहुंचाता है। किस पादप ऊतक में चलनी नलिकाएं, सीप ट्यूब्स होती हैं एवं सहकोशिकाएं पाई जाती हैं? कंपेनियन सेल। जल जाइलम में, फ्लोएम में, विभाज्य ऊतक में, या मृदु ऊतक में? बताइए। तो फ्लोएम में पाई जाती हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से जंतु ऊतकों का एक प्रकार है? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, ये सभी। बताइए 19 का। बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, ये सभी पाए जाते हैं जंतु ऊतकों। ऐसे ऊतक जिनमें दूध जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ भरा रहता है वह होता है जाइलम, फ्लोएम, लैक्टिफेरस, एपिथीलियल। बताइए। तो लैक्टिफेरस होता है। क्या होता है? लैक्टिफेरस। उपकला ऊतक जंतुओं में कौन सा कार्य करते हैं? तो जल का अवशोषण, भोजन का अवशोषण, रक्षात्मक आवरण का निर्माण, ये सभी। तो बताइए 21 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, ये सभी कार्य करते हैं ये। आगे चले। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेयर ने, रॉबर्ट हुक ने, मैमन ने, स्लाइडेन ने। बताइए।
तो मेयर ने किया था। किसने? मेयर ने किया था हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। आइए आगे चलते हैं। वह ऊतक जिसका निर्माण भ्रूणीय मध्य स्तर मीसोडर्म से होता है कहलाता है संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। बताइए क्या कहलाता है? तो 23 का क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। वह ऊतक जिससे मानव शरीर के लगभग 30% भाग का निर्माण होता है तथा जो विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों एवं अंगों को जोड़ता है कहलाता है तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक। तो क्या कहलाता है? संयोजी ऊतक, यही कहलाता है। रुधिर एवं लसिका किस प्रकार के ऊतक हैं? तो तरल संयोजी ऊतक के, कंकाल ऊतक के, वास्तविक संयोजी ऊतक के, सघन संयोजी ऊतक के। 25 का क्या हो जाएगा? तो कंकाल ऊतक के। अरे एक मिनट, तरल संयोजी ऊतक के क्या हो जाता है? तरल संयोजी ऊतक। आगे चलें। 26 मानव शरीर के लिए मानव शरीर के लिए किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? अस्थि मज्जा को, यकृत को, प्लीहा को या हृदय को? बताइए 26 का। तो स्प्लीन को कहा जाता है, मतलब प्लीहा को कहा जाता है, रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान। ठीक है। ऐसे ऊतक जो विभिन्न रस व हार्मोन्स के स्राव हेतु विशिष्ट स्तंभाकार संरचनाएं ग्रहण करते हैं वह कहलाते हैं ग्रंथिल उपकला ऊतक, सल्की उपकला ऊतक, पक्षमाभी उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक। बताइए कौन होते हैं? 27 का। तो ये होता है ग्रंथिल उपकला ऊतक। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? इपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिकी ऊतक। बताइए 28 का। तो इपिथेलियम ऊतक के माध्यम से क्या होता है? आपका घाव जल्दी भर जाता है। आइए पादप पे चलते हैं, पौधों पे। कुछ जड़ें जो मूल के अतिरिक्त किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? आकस्मिक जड़ें। मूली किसका एक उदाहरण है? गट्टा का, जड़ का, कंद का या फल का? तो जड़ का उदाहरण है। निम्नलिखित तने का रूपांतरण नहीं होता? प्याज, अरबी, शकरकंद, आरू। बताइए क्या होता है? तो शकरकंद का नहीं होता रूपांतरण। निम्नलिखित कौन सा रूपांतरित तना है? गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का डी, आलू है। खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो है भूमिगत तना, भूमिगत जड़, भूमि से ऊपर तना, भूमिगत के ऊपर की ओर जड़। बताइए क्या है इसमें? तो भूमिगत तना है। प्रकंद, प्रकंद का उदाहरण है शकरकंद, गाजर, लहसुन, अदरक। बताइए तो कौन सा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रकंद। इसमें बहुत आप लोग कंफ्यूज होते हैं। इसमें तो ऑप्शन वो नहीं दिया कंफ्यूज वाला, नहीं तो अगर इसमें प्याज दे देता ना, समझ लिए कहानी लौट जाती है आपकी। तो अदरक है। ठीक है, आगे आते हैं। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? सूखे हुए मूल से, बीज से, सूखे हुए प्रकंद से, सूखे हुए फल से। तो बताइए 7 का। तो सूखे हुए प्रकंद से। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? सेल्यूलोज, प्रोटीन, शर्करा या स्टार्च? बताइए। तो ये सेल्यूलोज के रूप में होता है। आगे चले। घटपर्णी निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? स्तंभ में, पत्ता में, अनुपर्ण में, पर्णवृंत में? बताइए तो वह क्या होता है? घटपर्णी पत्ता में। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प, पत्ती, तना, जड़। बताइए। तो आप लोग जानते हैं क्या है? पुष्प। जीवन चक्र बनाने के लिए, मतलब जीवन का पुनर्निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उभयलिंगी फूलों के विषय में सही है? उनमें केवल अंडप होता है, उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, उनमें केवल पुंकेसर होते हैं, उनमें या तो पुंकेसर या तो अंडप होते हैं। बताइए। तो उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। ठीक है मित्र, यह क्या हो जाते हैं? उभयलिंगी फूल। पराग कण है। स्टिग्मा परागकोश तक पराग का संचार
पौधों में पराग का उत्पादन, पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार, या बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास। बताइए 12th का। तो पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार जो होता है वही कहलाता है परागकण। आभासी फल, आभासी फल का एक उदाहरण अमरूद, टमाटर, सेम, आम। सेब है आभासी फल का। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? अंडाशय और अंडाशय भित्ति से, भ्रूण खाद्य निचय और आवरण से, बीजांड से, युग्मनज से। तो बीजांड से होते हैं। किससे होते हैं? बीजांड से। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? परनिषेचन, बाइनरी फिजन, विखंडन, मुकुलन। बताइए 15 का क्या हो जाएगा? तो परनिषेचन। पपीते के पीले रंग का कारण है पैपेन, लाइकोपीन, कैरोटीन, कैरिकांजैथिन। बताइए 16 का। तो कैरिकांजैथिन क्या बच्चा? कैरिकांजैथिन। यह है पपीते के पीले रंग का उदाहरण। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है लाइकोपीन की उपस्थिति, कैप्साइनिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति, एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति। बताइए 17 का। 17 का बी होता है कैप्साइनिन की उपस्थिति। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? कपास, क्वायर, सनई या सेमल। 18 का क्या हो जाता है? सी, सनई। आगे आता है निम्न में से कौन सा उपकरण सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि मापन हेतु निर्मित किया गया था? केस्कोग्राफ, कार्डियोग्राफ, पॉलीग्राफ या टेलीग्राफ। तो केस्कोग्राफ। ठीक है। निम्नलिखित में पुष्ता जड़ें के उदाहरण है, पुष्ता जड़ों के उदाहरण है बादाम, पीपल, रबड़ का पेड़, ये सभी बताइए। तो ये सभी हैं। ठीक है। 21 पे आ जाता है वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन उत्तरदायी है? जाइलम, मूल, स्टेमेटा या छाल। तो 21 का क्या हो जाता है? स्टोमेटा। प्याज का खाद्य भाग होता है रूपांतरित जड़, वायवी पुष्प, वायवी तना, गूदेदार पत्ते। नाम से ही पता चल गया होगा। तो गूदेदार पत्ते। निम्न में से कौन सा फल अनिषेक फल है? अनिषेक फल। तो केला, सेब, सहतूत, स्ट्रॉबेरी। 23 का क्या हो जाएगा? केला। फलों के मीठे स्वाद का कारण है मल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। मतलब अर्थात ये कहने का इसका अर्थ है कि फलों में पाई जाने वाली शर्करा है। 24 का फ्रक्टोज हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? फ्रक्टोज। डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, पौधों के अध्ययन से। बताइए 25 का बी हो जाएगा वृक्षों के अध्ययन से। निम्नलिखित में से किस वर्ग में आप उस पौधों को रखेंगे जिसमें बीजाणु, स्पोर्स उत्पन्न होते हैं तथा संवहन ऊतक पाए जाते हैं परंतु बीज नहीं? तो जिम्नोस्पर्म, शैवाल, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। बताइए 26 का। तो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इसमें ऐसा होता है। आगे आता है कुछ बीजीय पौधे बीज नग्न होते हैं। ऐसे पौधे किस समूह में रखे जाते हैं? एम्ब्रियोफाइटा, ट्रैक्रियोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म में रखे जाते हैं। ठीक है। सॉरी। लिवरवर्ट होता है यकृत पर परजीवी जंतु, यकृत पर संक्रमण करने वाला जीवाणु। एक पौधा जिसके पुष्प की आकृति यकृत जैसी होती है। एक स्थलीय पौधा जो जल तना पत्ती में विभेदित नहीं होता। तो बताइए 28 का क्या है? 28 का डी हो जाएगा। एक स्थलीय पौधा जो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता। आइए स्वपरागण किसे कहते हैं? इसको आप जानते होंगे इसके नाम से ही। स्वपरागण किसे कहते हैं साथी?
चलिए बताइए स्वपरागण किसे कहते हैं। तो स्वपरागण पराग कोष से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग का स्थानांतरण, एक पुष्प के पराग का उसी पौधे के अन्य तक का स्थानांतरण, एक ही पुष्प में नर तथा मादा जननांगों की उपस्थिति, पराग कोष के भीतर पराग का अंकुरण। बताइए 29 का हो जाएगा ए। पराग कोष से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग का स्थानांतरण। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी, एमोस्टोलॉजी, पेलिनोलॉजी, फिनोलॉजी। बताइए क्या कहते हैं फूलों के अध्ययन को। तो फूलों के अध्ययन को मित्र क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कूट का मेल करिए, ठीक है। तो बताइए फल, बीज, काष्ठ, मंड। देख लीजिए नीचे दिए गए हैं सब कूट। तो फल का किससे संबंध होगा, क्यों मित्र, फल का किससे संबंध होगा। तो फल का बीजांड से, पत्ती, तना से, अंडाशय से। अंडाशय से होगा। बीज का किससे होगा, बीजांड से होगा। काष्ठ का किससे होगा, पत्ती से होगा। और मंड का किससे होगा, तना से होगा। चलिए तो इसका क्या हो जाता है, 4 1 3 2 ना, 4 1 4 1 4 1 1 सेकंड बच्चा, 1 सेकंड रुक जाइए। तो 31 का है ना। तो मैंने क्या बताया, ए का 4, बी का 1, सी का 3, काष्ठ तना हो जाता है, ठीक है। और मंड जो होता है पत्ती हो जाती है। यही से क्या हो जाएगा, 4 1 3 2, ठीक है। आगे आते हैं, सूची का सम्मिलित कीजिए। तो देखिए 2 चीज दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है कूट इसका, ठीक है। कूट दिया गया है। कूट दिया गया है, आ जाइए। लहसुन प्याज शल्ककंद होता है। हल्दी केला अदरक प्रकंद होते हैं। अरबी जिमीकंद घनकंद होता है। आलू स्तंभकंद होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, अरे गड़बड़ आ गया क्या, लहसुन प्याज, हाँ। तो लहसुन प्याज जो होता है शल्ककंद होता है। हल्दी केला अदरक प्रकंद होता है। अरबी जिमिंद घनंद होता है। आलू स्तंभकंद होता है। तो मतलब 4 3 1 2। देखते हैं इसमें 4 3 1 2 दिया है। 4 3 4 1 2, 3 4 1 2 दिया है, हाँ। ये रहा बी, 3 4 1। निम्नलिखित में से कौन सा पत्ती का एक भाग नहीं है, पर्णाधार, पर्णबिंद, पर्णछत्र, पर्णफलक। बताइए 33 का। तो सी हो जाता है पर्णछत्र, ठीक है मित्र। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प का भाग नहीं है। तो अब मैं सीधे आंसर बताते चलता हूँ, क्योंकि अब टाइम कब है, तो सारे ऑप्शंस बोलने में भी समय लग रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो आप लोगों के लिए बोरिंग होने लगेगा, ठीक है। तो 34 का क्या हो जाएगा, पर्णप्रतान, ठीक है। आगे आते हैं, पुष्प के नर तथा मादा जननांग का युग्म है पुमंग एवं जयांग, पुमंग एवं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र एवं वर्तिका एवं वर्तिकाग्र, परागकण एवं परागकोश। बताइए 35 का। तो क्या हो जाएगा, पुमंग एवं जयांग। पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है। बताइए जड़, तना, बीज, पत्तियां। क्या शामिल नहीं है, तो बीज शामिल नहीं है। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता, आवृतबीजी, आवृतबीजी, जलोदभिदी, अधिपादप। बताइए क्या कहलाते हैं वो, अनावृतबीजी, मतलब बिना घिरे हुए, ठीक है। आवृतबीजी पादपों के विषय में असत्य कथन है। इसमें पुष्प पाए जाते हैं, इसमें बीज फलों के भीतर अंदर होते हैं। इनको एक बीज पत्री तथा द्विबीजपत्री नामक 2 वर्गों में बांटा गया है।
इनका संवहन तंत्र अल्प विकसित होता है। 38 का बताइए। 38 का डी हो जाएगा, इनका संवहन तंत्र अल्प विकसित होता है। ठीक है, चले आगे देखिए। पादप जड़ों में संबंध में असत्य कथन है। जड़ें समांतर मूलांकुर से विकसित होती हैं। ये प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होती हैं। जड़ों का अंतिम सिरा मूल गोप के द्वारा सुरक्षित होता है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों की जड़ें भिन्न भिन्न होती हैं। बताए 39 का कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ये प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होती हैं। ठीक है, ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होती हैं कहलाती हैं मूसला जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, प्राथमिक जड़ें या द्वितीयक जड़ें। तो बी अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है? अपस्थानिक जड़ तंत्र, मूसला जड़ तंत्र, तुर्क रूप जड़ तंत्र, कुंभिरूपी जड़ तंत्र। बताइए 41 का क्या हो जाएगा? अपस्थानिक जड़ तंत्र। ठीक है, सुमेलित करने के लिए दिया है ना, देख लेते हैं क्या होता है इसका। तो इसका आलू का पत्ता गोभी का पत्ती हो जाएगी, सही है। आलू गोभी का क्या हो जाएगा? पत्ती हो जाएगी। आलू क्या होगा बताइए? तो आलू मुझे लगता है तना हो जाएगा। आलू तना हो जाएगा। गाजर क्या हो जाएगा? तो गाजर जड़ हो जाएगी। शिमला मिर्च फल हो जाएगी। ठीक है, तो क्या इसका बना? 3 2 4 1, 3 2 4 1 ए है ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। मूसला जड़ों के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ये जड़ें बीज के मूलांकुर से विकसित होती हैं। ये जड़ें प्रायः द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं। गाजर, चुकंदर मूसला जड़ों के परिवर्तित रूप हैं। मूसला जड़ें कंदिल जड़ें स्तंभ मूल, अपस्तंभ मूल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। 43 का बताइए। तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। मूसला जड़ें कंदिल जड़ें स्तंभ मूल, अपस्तंभ मूल में के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। आगे निम्नलिखित में किस पादप एवं उसके जड़ रूप का सही सुमेलन नहीं है? तो डहेलिया पुलकित जड़ें, बरगद रबड़ स्तंभ मूल, मक्का गन्ना अपस्तंभ मूल, आम अदरक कंदिल जड़ें। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 44 का डी, आम अदरक कंदिल जड़ें सुमेलित नहीं है। 45 का विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा पुष्प क्रमशः हैं? तो रेफलेसिया एवं कमल, बुल्फिया एवं रेफलेसिया, लिली एवं फूलगोभी, लेवेंडर एवं ग्लेडियोलस। बताइए 45 का। तो क्या हो जाएगा? वुल्फिया एवं रेफलेसिया। सबसे छोटा बुल्फिया एवं सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया। ठीक है, पादपों के तनों से संबंधित सत्य कथन की पहचान की। तीनों का विकास प्रांकुर से होता है। ये सामान्यतः प्रकाश की ओर तथा भूमि की विपरीत दिशा में विकास करते हैं। तीनों पर पर्व व पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। उपयुक्त सभी। बताइए 46 का क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, क्योंकि ये पूरे एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं। किस पे? एनसीईआरटी पे। और एनसीईआरटी बुक के ही सारे क्वेश्चन हैं। भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है। प्रकंद, स्तंभकंद, स्तंभ प्रातन, शल्ककंद। बताइए 47 क्या हो जाएगा? स्तंभ प्रतान। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा है? बताइए यूकेलिप्टस, पीरियोकार्स, पोलीएल्थिया, टेक्टोना। 48 का बताइए। तो यूकेलिप्टस। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि यह भोज्य पदार्थ संग्रहित करता है। यह क्षैतिज रूप से भूमि में विकसित होते हैं। यह पर्व तथा पर्वसंधियों से युक्त होते हैं। यह क्लोरोफिल विहीन होता है। बताइए 49 का। तो सी, यह पर्व एवं पर्वसंधियों से युक्त होता है। ठीक है, बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? गन्ना, सफ़ेद मूली, रतन ज्योत, सनई। बताइए 50 का। बायोडीजल बनाने के लिए किसका? तो रतन ज्योत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
जिसको जेट्रोफा कहते हैं। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तना, पत्ता, पर्णवृंत, अनुपर्ण। बताइए 51 का क्या हो जाएगा? पत्ता, लीफ हो जाएगी। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का भाग नहीं है? दलपुंज, पुमांग, जयांग, पर्णवृंत। बताइए 52 का। तो पर्णवृंत जो है पुष्प का भाग नहीं है। पारिस्थितिकी वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का एक वर्ग नहीं है। लवणोद्भिद, अधिपादप, जलोद्भिद, मरुद्भिद। बताइए 53 का क्या हो जाएगा? अधिपादप। नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है। उभयलिंगी, द्विबीजपत्री, स्वपरागित या उभयलिंगश्रायी। तो उभयलिंगश्रायी। ऐसे पादप जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं कहलाते हैं उभयलिंगी, एकबीजपत्री, एकलिंगी, एकलिंगाश्रयी। 55 का क्या हो जाता है? ए हो जाता है, उभयलिंगी। आगे आते हैं। सरल फल का उदाहरण है आम, नींबू, सहतूत, कटहल, शरीफा, स्ट्रॉबेरी, अंजीर, रसभरी। बताइए सरल फल का कौन सा उदाहरण है? तो आम और नींबू है। वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? इस भार के द्वारा, इसकी ऊंचाई के द्वारा, वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। बिल्कुल ये सही है। आगे चलते हैं। उसमें जितना ज़्यादा बल है वो उतना पुराना वृक्ष। पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स के विषय में असत्य कथन है। पादप हार्मोन्स पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। पादप हार्मोन्स के 5 वर्ग होते हैं। ऑक्सिन हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करने में सहायक होते हैं। इंसुलिन पादपों में वृद्धि कारक हार्मोन होते हैं। बताइए 58 का। तो 58 का क्या हो जाता है? डी हो जाता है। यह गलत है। इंसुलिन पादपों में वृद्धि कारक हार्मोन होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये मानव होते हैं। प्रकाश संश्लेषण का कौन सा प्रकाश से सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? बताइए। इसको कह सकते हैं न्यूट्रिशंस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चा, ये न्यूट्रिशंस के क्वेश्चन है। आइए आगे चल। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो लाल, नीला, हरा, बैंगनी। बताइए पहले का क्या हो जाएगा? लाल। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन उत्तरदायी है? जाइलम, मूल, रंध्र या छाल। बताइए दूसरे का। तो रंध्र है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है? आलू, सोरगम, सूरजमुखी, मटर। बताइए तीसरे का क्या हो जाएगा? तो मटर। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन, हार्मोन, प्रोटीन, वसा। बताइए 4 का क्या हो जाएगा? विटामिन हो जाएगा। आगे आते हैं। वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है क्या कहलाता है? ग्लूकोज, मक्खन, विटामिन या प्रोटीन। बताइए 5वें का। तो ग्लूकोज होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? चावल, मूंगफली, सेब। निम्नलिखित में से कोई नहीं। बताइए 6 का। तो कौन है? मूंगफली है। दूध का श्वेत रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टोस, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, केसीन। बताइए 7 का। तो केसीन के कारण क्या होता है? इसका रंग सफ़ेद होता है। लेकिन में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बताइए। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, ये तो पता ही होगा। आगे आते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में। बताइए 9 का। तो यकृत में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग जानते हैं रतौंधी होती है। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी से कारण होते हैं? विटामिन सी और विटामिन डी, विटामिन B3 और विटामिन बी सी और विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन बी। तो बताइए 11th का क्या हो जाएगा? तो विटामिन B3 और विटामिन सी की कमी से। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक नाम है, सामान्य नाम है किसका? विटामिन ई का, विटामिन डी का, विटामिन बी का, विटामिन सी का। तो कैल्सीफेरॉल किसको कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं।
मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? विटामिन ई से, विटामिन डी से, विटामिन बी से, विटामिन सी से। बताइए 13 का, तो विटामिन डी से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन सी एस्कॉर्बिक, विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन डी रेटिनॉल, विटामिन के नेफ्थोक्विनोन। बताइए 14 का, विटामिन डी रेटिनॉल नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन बी1 संतरा, विटामिन डी कार्ड यकृत, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा अल्फा। तो बताइए 15 का क्या है? उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं है, सभी सुमेलित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। तो 16 का क्या हो जाएगा? विटामिन डी। आगे चलते हैं मित्र, क्वेश्चन बहुत हैं, खींच लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो CO2, CO, N2, O2। 17 का बताइए आंसर, तो क्या हो जाता है? CO2। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है इसको, तो ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? ऊपर कर लेते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं क्या हो जाता था। लौह का आयोडीन युक्त सामान्य। ठीक है, ये तो सही है। बी का पोटेशियम, केला एवं खजूर। सी का क्या हो जाता है? सी का अरे सॉरी बच्चा, गलत। लौह का क्या हो जाता है? पालक। पोटेशियम का हो जाता है केला एवं खजूर। आयोडीन का हो जाता है आयोडीन युक्त सामान्य नमक। और कैल्शियम का हो जाता है दूध एवं अंडे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। आइए सुमेलित कीजिए फिर। इसमें कौन सा किसका नाम है? ठीक है, कौन सा किसका नाम है बताइए। तो विटामिन ए रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी थायमिन कहते हैं, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन डी टोकोफेरॉल। तो क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 4। तो क्या हो जाएगा? 21, 34। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ट्राईग्लिसराइड क्या है? ट्राईग्लिसराइड क्या है बताइए, ट्राईग्लिसराइड क्या है? तो ट्राईग्लिसराइड जो है यह वसा है, सीधी बात। ट्राईग्लिसराइड वसा है। एक संतुलित आहार में क्या पाया जाता है? 1/5 प्रोटीन, 3/5 वसा एवं 1/5 कार्बोहाइड्रेट। 3/5 प्रोटीन, 1/5 वसा एवं 1/5 कार्बोहाइड्रेट। और कहाँ गया? या 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा, 3/5 कार्बोहाइड्रेट, या 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा, 3/5 कार्बोहाइड्रेट। बताइए साथी, सेशन बहुत ही बेहतरीन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और क्या बोलते हैं 3/5 कार्बोहाइड्रेट। आइए, पोषक तत्वों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक, प्राकृतिक एवं कृत्रिम, मांस एवं सब्जियां, इसमें से कोई नहीं है। तो बताइए क्या होता है? तो इसमें से कोई नहीं होगा। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है ऊन में, रक्त में, अंडों में, त्वचा में। बताइए 23 का क्या हो जाएगा? तो त्वचा में। निम्नलिखित में से किस विटामिन को में नाइट्रोजन होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइए 24 का, तो विटामिन बी में नाइट्रोजन होती है। पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होते हैं? तो क्रमशः सेल्यूलोज के रूप में, स्टार्च व ग्लाइकोजन के रूप में, या सेलुलोज व ग्लाइकोजन के रूप में। तो बताइए 25 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, क्रमशः स्टार्च व ग्लाइकोजन के रूप में। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है? मैग्नीशियम, लोहा, मोलिब्डेनम, मैग्नीज। तो मैग्नीज नहीं है।
रासायनिक तौर पर रेशम के रेशे मुख्य रूप से हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जटिल लिपिड, पॉलीसैकेराइड। बताइए 27 का, तो प्रोटीन है। प्रोथाम्बिन का निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? यकृत में विटामिन सी, प्लीहा में विटामिन के, अग्नाशय में विटामिन के, यकृत में विटामिन के। बताइए 28 का, तो यकृत में विटामिन के की ज़रूरत होती है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, आप जानते हैं। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? सोडियम पोटेशियम, लौह और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। बताइए सेकेंड का, तो डी हो जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है, बताइए 214, 206, 253 या अनिश्चित। तो आप लोग जानते हैं 206। आगे चलते हैं। नवजात शिशु में लगभग अस्थियों की संख्या होती है। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया, तो 4 का डी। ठीक है, ये 250 से प्लस होती हैं और 300 के बीच में। ठीक, तो 300 और 250 के बीच जितना रहेगा तो सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम ऑप्शंस देखे जाते हैं। तो इसमें सबसे मिनिमम नहीं है तो सबसे मैक्सिमम 300। कितना है? 300। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि संधि का एक प्रकार नहीं है? बाल और सॉकेट, ग्लाइडिंग, मैक्रो, सैडल। तो मैक्रो नहीं है। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? तो छोटी हड्डियों से, अस्थि बंध से, लिगामेंट से, मांसपेशियों से या जोड़ों से। बताइए 6 का, 6 का क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं अस्थि बंध से या लिगामेंट्स जिसको कहते हैं। ठीक है, पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना क्या है? कांडरा है, अस्थि है, स्नायु है, उपास्थि है। 7 का क्या हो जाएगा? ए, कांडरा। आगे चलते हैं। अस्थियों में किस लवक की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम कार्बोनेट। बताइए 8 का क्या होगा? 8 का सी होगा, कैल्शियम फास्फेट। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? मेटाटार्सल्स, टार्सल्स, मेटाकार्पल्स या कार्पल्स। बताइए 9 का, तो मेटाकार्पल्स कहा जाता है कलाइयों की हड्डियों को। आगे आते हैं। हैवर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? उपास्थियों में, स्तनियों की अस्थियों में, स्तनियों के अंतःकर्ण में, कशेरुकियों के मेरुरज्जु में। बताइए 10 का, तो स्तनियों की अस्थियों में पाए जाते हैं हैवर्नियस नलिकाएं। ठीक है। कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, वसा से प्रोटीन, ग्लूकोज से प्रोटीन या पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल। बताइए 11 का, तो पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल, जो लास्ट में चल के गाठियावाद जैसे रोग का उदाहरण हो जाता है। स्नायु एवं कंडरा का निर्माण किस प्रकार के ऊतकों से होता है? ग्रंथिकल उपकला, विभाज्य ऊतक, तंतुमय ऊतक या आवरण उपकला ऊतक। तो 12 का क्या हो जाएगा? सी, तंतुमय ऊतक। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? दंतवल्क, डेंटिन, सीमेंटम, अस्थि। बताइए 13 का क्या हो जाता है? तो दंतवल्क हो जाते हैं। वक्षी पिंजर का निर्माण किन अंगों से होता है? उरोस्थि एवं पसलियाँ, उरोस्थि एवं मेरुदंड, उरोस्थि, कशेरुकियाँ एवं पसलियाँ। इनमें से कोई नहीं। बताइए 14 का सी हो जाए, उरोस्थि, कशेरुकियाँ एवं पसलियाँ। मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है स्टेपीज व फीमर, अल्ना और रेडियस अल्ना, मेरुरज्जु व स्टेपीज, मेरुरज्जु व स्टेपीज। तो आप लोग जानते हैं कि इसका क्या हो जाएगा? स्टेपीज व फीमर। स्टेपीज कान में, फीमर जांघ में। मानव कंकाल के संबंध में असत्य कथन है। यह बाह्य कंकाल तथा अंतः कंकाल में विभाजित होता है। अंतः कंकाल अक्षीय कंकाल व उपांगी कंकाल में विभाजित होता है। अक्षीय कंकाल को खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों तथा उरोस्थि में विभाजित किया जाता है।
उपांगी कंकाल में नाखून, बाल तथा रोम शामिल किए जाते हैं। बताइए 16 का क्या होगा? तो 16 का डी होगा। यह असत्य है। उपांगी कंकाल को नाखून, बाल या रोम में शामिल किए जाते हैं, बिल्कुल असत्य है। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। स्नायु मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। अस्थियों में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नाखून, बाल एवं बाह्य चर्म अल्फा कैरोटीन नामक पदार्थ से बने होते हैं। स्नायु दो अस्थियों या उपास्थियों को परस्पर जोड़ता है। तो 17 का क्या हो जाएगा? 17 का ये हो जाएगा, स्नायु मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। ठीक है, असत्य है यह। क्या है? असत्य है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। बताइए 18 का। तो आप लोग जानते हैं कौन सा तत्व पाया जाता है सबसे अधिक? ऑक्सीजन पाया जाता है। आगे चलिए आगे आइए। पसलियाँ, मानव खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, उरोस्थी, ये संख्या है जिनको मिलान करना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका? इसका क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? सी। बी का 4, सी का 2 और स्टेरनम का 1 हो जाएगा अस्थि। ठीक, तो इसका क्या मिल जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलते हैं 20 पे। अस्थि संधियों के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अस्थि संधियां अस्थियों से जुड़ने वाले स्थलों पर स्थित होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: पूर्ण, अपूर्ण तथा अचल अस्थि। मनुष्य के घुटनों की अस्थि संधि अपूर्ण संधि का उदाहरण है। मनुष्य की गर्दन में धुरी अथवा खूंटी संधि पाई जाती है। बताइए 20 का। तो क्या हो जाएगा? मनुष्य के घुटनों की अस्थि संधि अपूर्ण संधि का उदाहरण है। 21 का आ जाते हैं। फॉल्स रिब्स तथा फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती हैं? तो वक्षी पिंजर, सिर, श्रेणी मेखला, मेरुदंड। 21 का क्या हो जाएगा? तो वक्षी पिंजर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये मिलान वाला कितना आज क्वेश्चन दे दिया भाई। तो आइए देखते हैं। उपरोस्थी, उस उपरोस्थी क्या होती है? स्टर्नम होती है। जत्रुक क्लोविकल होता है। और जानु फलक जो होता है वह क्या होता है? पैटेला होता है। और स्कंद फलक जो होता है वह स्कैपुला होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, डी ऑप्शन नंबर। फिर मिलान के लिए दिया है क्या? देखिए, मानव कंकाल संबंधित रोग एवं उनके लक्षणों का सही सुमेल नहीं है। तो गांठिया, जोड़ों में सूजन, सूखा रोग, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से बच्चों में कमजोरी, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थियों का कमजोर होना, भंगुर हो जाना, टिनेनी, उपस्थि के फटने के कारण चलने में दर्द होना। बताइए 23 का कौन सही सुमेलित नहीं है? तो टिनेनी ही सही नहीं है। मनुष्य के कितने दांत 2 बार निकलते हैं? बताइए। तो 20 दांत दोबारा निकलते हैं। निम्न में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती हैं? बताइए। मगरमच्छ, सांप, रे मछली, उड़नशील, स्तनधारी। तो आप लोग जानते हैं सांप में सबसे ज़्यादा पसलियां होती हैं। पसलियां ही तो होती हैं। चलिए हम लोग श्वसन वाले पे आ गए, श्वसन तंत्र वाले पे। ठीक है मित्र,
श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है। भोजन का ऑक्सीकरण होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। उपयुक्त में से सभी सत्य हैं, तो सभी सत्य हैं इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? हीमोग्लोबिन, रुधिर प्लाज्मा, रुधिर प्लेटलेट्स, ए और बी दोनों। बताइए, 2 का सी हो जाता है, ए और बी दोनों, रुधिर प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन, ठीक है। आगे आते हैं। श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें सभी सत्य हैं, पढ़ लीजिएगा। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से, प्लाज्मा में घुलकर, कार्बोनेट्स के माध्यम से, बाइकार्बोनेट्स के माध्यम से, या उपयुक्त सभी माध्यमों से। तो 4 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी माध्यमों से होता है। ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? बताइए, 55 का। कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एवं हरितलौह, केंद्रक एवं कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य एवं तारकाय। बताइए, तो कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया। आगे आते हैं। फेफड़ों की सुरक्षा है तो इसके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण लगा होता है? प्लूरा झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली, ऑक्सी झिल्ली, क्रेप्स झिल्ली। बताइए 6 का। तो प्लूरा झिल्ली, कौन सी झिल्ली होती है? प्लूरा झिल्ली फेफड़ों के ऊपर लगी होती है अगल बगल, ताकि इसकी सुरक्षा हो सके। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लॉटिस, कंठ, श्वास नली या श्वसन। बताइए 7 का। तो ए हो जाता है, एपिग्लॉटिस के द्वारा बंद हो जाता है। किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? ग्लूकोज, मल्टोज, शर्करा, उपरोक्त सभी। बताइए, तो ग्लूकोज के द्वारा 8। वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास, ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, ये सभी। बताइए 9 का क्या होगा? तो 9 का ये हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास। क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, फेफड़े, हृदय, श्वसन नलिका। बताइए 10 का। 10 का क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे चले मित्र। गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? 11 का हो जाएगा 3.5। फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की क्षमता होती है? 9 लीटर, 11 लीटर, 5 लीटर से 7 लीटर। बताइए, तो 5 लीटर। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? तो ये तो आप लोग जानते हैं, 2 चक्रों में पूरा होता है। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? अपचायक क्रिया, ऑक्सीकरण क्रिया, जल अपघटक क्रिया, अमोनीकरण क्रिया। बताइए, तो यह क्या है? ऑक्सीकरण क्रिया है। निम्न में से अनाक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन में अंतर। अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जबकि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अनाक्सी श्वसन पूर्णतः कोशिका द्रव्य में, जबकि ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अनाक्सी श्वसन जंतुओं एवं पादपों में, जबकि ऑक्सी श्वसन ईस्ट एवं परजीवियों में होता है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 4 एटीपी अणुओं का क्या होता है? अणुओं का, जबकि ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। बताइए इसमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है मित्र इसमें? तो इसमें सी नहीं होता, यह अंतर नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है? बार होती है। 30 से 60 बार पर मिनट, 12 से 15 बार पर मिनट, 70 से 75 बार पर मिनट, 20 से 25 बार पर मिनट। तो आप लोग जानते हैं कि जो शिशु होते हैं वो आपसे ज़्यादा सांसें लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? एडीपी का एटीपी, एटीपी का एडीबी, एएमपी का एडीबी, एडीबी का एएमपी। बताइए 17 का। तो एटीपी का एडीबी में बदलना। श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग की प्रक्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प। बताइए 18 का।
तो नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित किससे प्रभावित करती है? शरीर के पाचन क्रिया को, यकृत की क्षमता को, किडनी कार्यशीलता को, रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को। तो रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को। आगे आते हैं। रक्त एवं ऊतक द्रव्य के मध्य गैसीय विनिमय कहलाता है। गैसीय श्वसन, अंतः श्वसन, अनाक्षी श्वसन या आक्षी श्वसन। बताइए। एकदम आपके लिए बेहतरीन और एकदम टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन, एकदम टोटल एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पे मैं आपको लेके आया हूँ साथी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आइए 21 पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ग्लाइकोलिसिस, किप्स चक्र, निःश्वसन, इलेक्ट्रॉन परिवहन। बताइए 21 का क्या होगा? तो निःश्वसन हो जाएगा। निःश्वसन तथा उपश्वसन के समय पसलियों की भूमिका के संबंध में असत्य कथन है। निःश्वसन के समय पसलियां ऊपर एवं बाहर की ओर खींच जाती हैं, पसलियां स्थिर रहती हैं। उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे की अंदर की ओर आ जाती हैं। पसलियों की स्थिति में परिवर्तन से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता एवं घटता है। बताइए 22 का। तो बी हो जाएगा, पसलियां स्थिर रहती हैं। अधिकतर कीट श्वसन क्रिया करते हैं त्वचा से, श्वास नली प्रणाली के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा या गलफड़ों के द्वारा। बताइए मैक्सिमम इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कैसे श्वसन करते हैं? तो गलफड़ों के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक निम्नलिखित से किससे श्वसन करता है? केवल इधर से, केवल फेफड़े से, फेफड़ों त्वचा, दोनों से, केवल त्वचा से। बताइए। केवल त्वचा से। किण्वन के दौरान ग्लाइकोलिसिस के कुल कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? 1 एटीपी, 2 एटीपी, 3 एटीपी, 4 एटीपी। बताइए कितने प्राप्त होते हैं? तो 2 एटीपी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भ्रूणावरण में तरल पदार्थ होता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन से भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है। बताइए 26 का। सी 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है मित्र, चलिए ये रहे आपके आज के लगभग 200 से ऊपर क्वेश्चंस थे आज जो मैंने आपको करवाए, और ये बेहतरीन क्वेश्चन थे, टॉप सेलेक्टेड एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पे थे, बेस्ड पैटर्न पे। ठीक है मित्र, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का निर्माण किया था मैंने। अगर इसमें से आता है अगर क्वेश्चन, तो अगर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा इस सेक्शन से तो आपको 2 इसमें से मिल ही जाएंगे, एकदम तय है यह। ठीक है, तो ऐसे बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल किससे, जय काव्य एकेडमी से, या इसको कहते हैं अकादमी से जुड़ना न भूलें। इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मित्र। तो जय हिंद, जय काव्य एकेडमी।